गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 5 मार्च 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट को। जेलेंस्की जी के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं एंड इनफैक्ट ना आप सब लोगों ने यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के कुछ वीडियोस देखे होंगे, है ना। उम्मीद तो ये थी एक मीटिंग बहुत अच्छे से होगी जो लास्ट फ्राइडे हुई, बट ऐसा देखने को मिला कि उस मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और जो जेलेंस्की थे वो आपस में एक तरह से एक दूसरे के ऊपर हावी हो गए, एक दूसरे से झगड़ने लग गए थे मीटिंग के अंदर ही। और वो मीडिया के सामने था तो मीडिया भी काफी शॉक था, पूरी दुनिया शॉक थी कि क्या हो रहा है ये, है ना। तो आप सब लोगों ने ये चीज देखी होगी। अब इसके बाद देखो यूएसए ने क्या कर दिया, यूक्रेन को जो भी मिलिट्री असिस्टेंस थी ना वो रोक दी। अब आप जानते होंगे, ये देखो यूक्रेन इतने लंबे टाइम तक युद्ध में सरवाइव कर पाया, अच्छे से लड़ पाया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएसए की सपोर्ट हमेशा से थी। बट अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनको मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दी है, अब जेलेंस्की जो है वो यहाँ पर मानने लग गए कि हाँ, उन्होंने गलत किया जो था। प्लस एट द सेम टाइम उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप को अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप बोला है एंड बोला है कि यूएस की वो मदद चाहते हैं पूरी तरह से। एंड ही एक्सपेक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप मदद करेंगे एक तरह से शांति अस्टैब्लिश करने के अंदर इस रीजन के अंदर। तो यानी कि एक तरह से ना इन्होंने जो फ्राइडे को हुआ उसके लिए इनडायरेक्ट तरह से एक तरह से माफी मांगी है कि वो इनको नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने सोचा था वैसा वो नहीं हो पाया। एंड नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग कि जो यूएस से हैं वो यहाँ पे उनकी मदद करेगा, दे विल हेल्प देम इन ब्रिंगिंग पीस टू देयर कंट्री। इसके साथ दोस्तों फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मणिपुर के रिगार्डिंग आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों, मणिपुर अब लगभग 2 साल होने जा रहे हैं जो हमने इंसिडेंट देखा था, है ना। एंड प्रॉपर तरह से हमें एक तरह से शांति नहीं देखने को मिली इन लास्ट 2 सालों के अंदर। बट डेफिनेटली अब काफ़ी सारे स्टेप्स पिछले कुछ महीनों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे करके मणिपुर के अंदर वापस शांति बनने की तरफ हमारे कदम चल रहे हैं। उसी में एक कदम यहाँ पे देखने को मिला जब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये बोला कि जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो कहीं ना कहीं जिनके ऊपर तोड़ फोड़ हुई थी या जिनके डिस्ट्रॉय किया गया था उनको वापस से रीबिल्ड किया जाएगा। इसके अंदर आपके जो चर्च हैं, टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, इन सब को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करा जाएगा, इनको रीबिल्ड करा जाएगा, जो भी उस वायलेंस के अंदर जिनको यहाँ पे तहस नहस किया गया था। दोस्तों, डेट है आज की 5 मार्च 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हो। बाकी दोस्तों, हमारा विश्वास दिवस आप जानते होंगे जो 28 फरवरी को हुआ था। उसी विश्वास दिवस के मौके के ऊपर हमारे जितने भी यूपीएससी बैचेस हैं उन सब के ऊपर आपको अप टू 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप अपने जो कोर्सेज हैं उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ये सारे जो आपके यूपीएससी कोर्सेज का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस पर्टिकुलर मौके का आप डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। स्टार्ट करते हैं अपने पहले मुद्दे के साथ, दैट इज C3। व्हाट एग्जैक्टली C3? इट स्टैंड्स फॉर सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी। पहले ना मैं आपको सर्कुलरिटी का मतलब समझा देता हूँ। वैसे हमने ऑलरेडी कई बार इसका मीनिंग समझा भी है। देखो, सर्कुलर इकोनॉमी मैंने आपके साथ कई बार डिस्कशन कर लिया है। एक होती है सर्कुलर इकोनॉमी, एक होती है आपकी लीनियर इकोनॉमी। जब भी जैसे आपने एक मान लो एक प्लास्टिक बॉटल की, मान लो पानी की बॉटल आती है बिस्लेरी की या किसी और चीज़ की, आपने उसको यूज़ किया, आपने उसको इस्तेमाल किया एंड आपने उसको फेंक दिया, वो वेस्ट में चला गया। उसके बाद उसका प्रोसेस खत्म, है ना। इसको यूज़ मेक यूज़ वेस्ट मॉडल भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको आप लीनियर इकोनॉमी के नाम से भी जान सकते हो। बट अगर मान लीजिए इसी तरह से हम अपना वेस्ट डालते गए एंड उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो डेफिनेटली एक तो वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड हम ना अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। एंड हम तो इकोनॉमी में पढ़ते ही हैं सर कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है उनको। तो क्या हम इनको वापस से रीयूज, रिसाइकल, है ना, या बाकी जो चीज़ें होती हैं रिड्यूस, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी, जहाँ पर आप वेस्ट को मिनिमम करते हो, आप रिसोर्स एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हो एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ यहाँ पे अपने कदम बढ़ाते हो। ये होता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल। इसमें रिफर्बिशमेंट भी आ जाता है, रीमैन्युफैक्चर आ जाता है, कंपोस्टिंग वगैरह भी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। अब नोटिस कर पाओगे जैसे रॉ मटेरियल्स का यूज़ को आप रिड्यूस कीजिए, बाकी रीयूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिए, रीजनरेट कीजिए एंड चीज़ों को लंबे समय तक हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पे पॉइंट रहता है। एंड इनफैक्ट ना जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है वेस्ट टू वेल्थ का।
दरअसल में वो वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंतर्गत ही हमें देखने को मिल जाएगा। एंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार बात करी है, जैसे उनका जो मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसके अंतर्गत भी वो यही बात करते हैं कि हमें इसकी तरफ यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं। एंड इसीलिए ना एक आपको एक कोएलिशन देखने को मिल जाएगी, सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। दरअसल में ना इसके ऑलरेडी बहुत सारे समिट्स हो चुके हैं, 11 ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 12वां आपको रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आपको देखने को मिला, जो कि अभी जयपुर में हुआ। तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया क्योंकि जयपुर में था। तो इससे पहले भी ना बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं, जैसे ये पूरा यहाँ पे ना चार्ट बना हुआ है। जैसे इसकी स्टार्टिंग आप नोटिस कर पाओगे 2009 में हमें होती हुई देखने को मिली है, जब टोक्यो 3R स्टेटमेंट हुआ। फिर 2010, 2011, ऐसे 11 ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी ये जो 12वां हुआ है ना, ये अभी देखने को मिला जयपुर के अंदर 2024-25 के अंदर। एक ना आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, जो फोर्थ आपको फोरम देखने को मिला, ये था वियतनाम के अंदर। एंड यहीं पर हमने अडॉप्ट किया किसको? हनोई डेक्लेरेशन को। हनोई वियतनाम की आप जानते हो कैपिटल है ना वियतनाम की। तो वहां पर हमने इनकी बात करी कि कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं अपने गोल्स की तरफ हमें अचीव करना है। एंड उसी चीज़ को अब हम आगे लेके जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो जयपुर जो डेक्लेरेशन हुई है अभी, उसके अंदर भी बात यही है कि किस तरह से हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एक सर्कुलर सोसाइटी या सर्कुलर इकोनॉमी हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम यहाँ पे कदम अपने बढ़ा रहे हैं। ये इस बार के फोरम के आपको हाईलाइट्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एनवायरमेंट स्टडीज, इसके द्वारा यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो है क्या C3 आपका एक मल्टी नेशनल अलायंस है, जहाँ पर सिटी टू कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स होती हैं, ताकि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो। ठीक है ना, जो चीज़ सर्कुलर नहीं है वो सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती। वहाँ पर आप वेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, रिसोर्सेज का मिस यूज़ यहाँ पे कर रहे हो। तो इस कोलेशन के माध्यम से आपके पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री रिसर्चर्स, डेवलपमेंट पार्टनर साथ में आते हैं एंड डिस्कस करते हैं कैसे कैसे जो 3R प्रिंसिपल्स हैं हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 2009 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी एंड अलग अलग चैलेंजेस को यहाँ पे इसने टैकल किया हुआ है। राइट, अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले मैं आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ समझाता हूँ कि क्या है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ दरअसल में क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ध्यान रखना है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पहले एक और बॉडी हुआ करती थी, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको बनाया गया था 1952 के अंदर। उस पर्टिकुलर बॉडी को रिप्लेस किया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा। एंड आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे, वो पॉइंट्स ये रखने हैं कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। टोटल 47 मेंबर्स होते हैं और उसको चेयर करने वाले प्रधानमंत्री जी हो गया। उसके अलावा वाइस चेयरपर्सन होते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड जो क्लाइमेट चेंज होते हैं मिनिस्टर। इसके अलावा इसके मेंबर सेक्रेटरी आपको देखने को मिल जाएंगे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, टोटल 47 मेंबर्स हैं। तो उनमें और कौन होता है, जैसे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बेसिकली 2 MP लोकसभा के, 1 राज्यसभा का MP, 5 NGO की तरफ से, 10 आपके कंजर्वेशनिस्ट होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्रेटरी होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट, टूरिज्म। इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे टोटल 47 मेंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि इसमें ना एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। देखो एक्चुअल में ना अंडरस्टैंड करो, एक तो है ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जिसमें 47 मेंबर्स हैं, एक उसकी स्टैंडिंग कमेटी है। अब क्यों चाहिए ये स्टैंडिंग कमेटी? देखो समझना इस बात को, जो बड़े बड़े पॉलिसी के फैसले हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो तो NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, वो तो कर लेगा। पर जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी है, ये प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस के ऊपर काम करती है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो स्टैंडिंग कमेटी थोड़ा प्रोजेक्ट को क्लियर करना, ठीक है, क्लियरेंस देना उसके रिगार्डिंग, वो सब काम इसके देखने को मिलते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। एंड इसको चेयर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। राइट, और क्या हमें जानना चाहिए, ध्यान में ये रखना है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एडवाइस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिकमेंड करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज आनी चाहिए। इनफैक्ट ना, अगर मान लीजिए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बॉर्डरी बाउंड्रीज को चेंज करना है, तो वहां पर भी अप्रूवल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का मैंडेटरी है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर टूरिस्ट लॉज बनाने हों, या फिर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डाइवर्ट करना हो डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर भी आपकी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो आपका अप्रूवल है वो होना डेफिनेटली ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इसकी क्या हुई, अभी इसकी हमें 7th मीटिंग देखने को मिली। कहाँ हुई है? गिर नेशनल पार्क, गुजरात के अंदर, ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ। देखो, एक जो मेजर चीज़ यहाँ पे निकल के आई वो थी
कि हमने ना पहली बार रिवराइन डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया, तो इसकी रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज करी गई। उसके अलावा हमने देखा जो कि एशियाटिक लॉइन पॉपुलेशन है उसका हम एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जो एस्टिमेट हुआ था ना उसमें 674 आपको एशियाटिक लॉइन्स देखने को मिली थी, उनकी संख्या। अब हमने दोबारा से इसको यहाँ पे 2025 में हम इसको वापस से कंडक्ट करेंगे, देखेंगे कितने अभी नंबर्स हैं, क्या क्या उनका कंजर्वेशन स्टेटस है। इसके अलावा देखो हमने चीता री इंट्रोड्यूस किए थे, आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश के अंदर, राइट। अब इसको अलग अलग और नई लोकेशन जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां पर भी हम इनको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी अप्रूवल मिल गया है। उसके साथ में आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ जूनागढ़। तो यहाँ पर ना एक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंटर, सॉरी, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार अलग अलग आपके जो वाइल्ड लाइफ होता है उनको डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होती हैं कई बार, तो उसके रिगार्डिंग रिसर्च एंड मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना वो जूनागढ़ का ये जो नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ होगा इसका काम यहाँ पे होगा। इसके अलावा आप जिबी के बारे में जानते हो, कई बार डिस्कशन किया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिगार्डिंग, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आप लोग जानते होंगे, राजस्थान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान गुजरात के अंदर खासकर, राइट। तो उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं ये यहाँ पे हम काम करेंगे। इसके अलावा घड़ियाल के रिगार्डिंग भी एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। घड़ियाल भी हमने पिछले दिनों के अंदर डिस्कस किया था, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। तो ये सब यहाँ पे डिस्कशन हुआ। बाकी ये कहाँ हुई थी मीटिंग, ये हुई थी गिर नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है, जो इनकी 7th मीटिंग है। तो गिर नेशनल पार्क आप जानते होंगे गुजरात के अंदर, आपको जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। सौराष्ट्र रीजन का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वहां पर है, और ये गिरनार रेंज की फुट हिल्स में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि वेस्टर्न घाट्स का ही एक्सटेंशन है। देखो यूपीएससी ज्योग्राफी में ना एक क्वेश्चन आया था कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो कई बच्चों को लगता है कि महाराष्ट्र से होते हैं, नहीं, वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा आपको गुजरात के अंदर भी देखने को मिलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो गिर नेशनल पार्क है उसको 1965 में पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला, 1975 में उसको फिर वाइल्ड नेशनल पार्क बना दिया गया। एंड आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपको डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट पता क्यों है, क्योंकि एशियाटिक लॉइन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये आखिरी नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लॉइन्स का, इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा गिर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड इनफैक्ट ना यूपीएससी में क्वेश्चन मालधारी कम्युनिटी के रिगार्डिंग भी ऑलरेडी आ रखा है। मालधारी कम्युनिटी एक पास्टोरल कम्युनिटी है, यानी कि चरवाहों की कम्युनिटी है, जो कि गिर नेशनल पार्क के अंदर ही रिसाइड करती हैं, एंड इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है विद द एशियाटिक लॉइन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंजर्व करने के अंदर मालधारी कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनके सेटलमेंट को बोला जाता है नेसिस। कुछ और स्पीशीज जैसे टीक हो गया, ढाक हो गया, काकिया हो गया, है ना, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। एक अगला जो टॉपिक है वो इसी के साथ मिलता जुलता टॉपिक है, हमने डिस्कस किया था ना अभी कि जो 7th मीटिंग हुई थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, वहां पर एक डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट भी रिलीज करी गई, तो वो भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बताया गया है इस डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट के अंदर। देखो ये पहला गेंगेटिक डॉल्फिन का पहला एस्टिमेट है जिसको 2021 से 2025 के बीच में कंडक्ट किया गया। एंड आप नोटिस कर पाओगे गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हमने देखा, और भी कुछ एरियाज को यहाँ पे देखा गया। एंड उसके बाद यही पाया गया कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ना डॉल्फिन की, वो आपको गंगा के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि 3275 डॉल्फिन आपको गंगा रिवर के अंदर देखने को मिलती हैं। 2414 डॉल्फिन जो हैं, 2414 डॉल्फिन, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एंड सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कौन सी स्टेट में है, 2000 इन उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल एंड असम। इवन ब्रह्मपुत्रा के अंदर भी जो हमने सर्वे किया उसमें भी देखा गया लगभग 584 डॉल्फिन यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, एंड 412 डॉल्फिन उसकी ट्रिब्यूटरीज के अंदर, एंड 101 आपकी ब्यास रिवर के अंदर। अब एक बात आप यहाँ पे नोटिस करना, हमने जो यहाँ पे टोटल डॉल्फिन देखी कितनी देखी, 6327, 6327 डॉल्फिन। इनमें से 6324 कितनी थी गंगा रिवर डॉल्फिन, और 3 आपको इंडस रिवर डॉल्फिन देखने को मिल जाती हैं। आप जानते हो ये 3 इंडस रिवर डॉल्फिन कहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखो इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो आप लोगों ने ब्यास नदी के बारे में सुना होगा। दरअसल में जब आप इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हो ना, उसमें आप पढ़ते नहीं हो, जैसे आप चिनाब, झेलम, इंडस, ये आपकी ऊपर वाली साइड होती है, फिर नीचे इसके बाद रावी, ब्यास, सतलुज, ये नॉर्थ टू साउथ मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा है आप लोगों के लिए इन पर्टिकुलर नदियों का। तो ये देखो ये रहा यहाँ पे ब्यास, ये ब्यास क्या इंडस की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर आपको इंडस रिवर डॉल्फिन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर जो मेथोडोलॉजी का अडॉप्शन किया गया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो टेक्निक थी वो थी साउंड बेस्ड ट्रायंगुलेशन। मैं समझाता हूँ कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो आप लोग ये तो जानते होंगे कि डॉल्फिन जो होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, वो देख नहीं पाती, वो किसके ऊपर फोकस करती हैं सर, वो फोकस करती हैं इको लोकेशन के ऊपर। इको लोकेशन का मतलब क्या है कि देखो यार ये एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं,
एंड वो सामने जो आपका टारगेट होता है या जो इनका प्रे होता जिसको इनको खाना होता है, राइट, उसके साथ वो टच करते हैं, वो जो साउंड एंड वापस इनके पास आती है। तो इस तरह से जैसे आप सुनार नहीं बात करते, बिल्कुल सिमिलर तरह से इक्वल क्वेश्चन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कि अकॉर्डिंगली वो उनके टारगेट के ऊपर हिट करता है, वापस उनको पता लग जाता है अच्छा सामने यहाँ पर इतनी दूर के ऊपर उनका शिकार यहाँ पे है। तो इस तरह से वो जो चीज़ें रिलाई करती हैं डॉल्फिन, तो वो हमें पता है। अब यहाँ पर हमने भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया। हमने ना यहाँ पर अकूस्टिक हाइड्रोफोन्स का इस्तेमाल किया। जैसे ईयरफोन्स नहीं हम लोग लगाते हैं बिल्कुल, वैसे ही हाइड्रोफोन्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए। कहाँ पे? पानी के अंदर। पानी के अंदर हमने नोटिस किया इनकी जो आवाज़ होती है डॉल्फिन्स की, हमने उसको डिटेक्ट किया। पानी के अंदर हम जो इनकी आवाज़ थी उसके माध्यम से हम पता लगा पाए। पर दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ना एक डॉल्फिन को ना कैसे पहचानेंगे कि ये डॉल्फिन अलग है, ये डॉल्फिन अलग है। तो यहाँ पर हमने साउंड बेस्ड ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल किया, यानी कि एक डॉल्फिन को काउंट करने के लिए हमने 3-3 जगह से यहाँ पे डेटा लिया, मतलब 3 अलग-अलग हाइड्रोफोन से हमने डेटा लिया। फिर हमने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि हाँ यार, ये डॉल्फिन वही वाली डॉल्फिन है, ताकि ऐसा ना हो कि हम ओवर एस्टिमेट कर जाएँ। तो आप नोटिस कर पाओगे इस तरह से हमने इसको यहाँ पे कंडक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, एंड अकॉर्डिंगली फिर ये रिपोर्ट हमारे सामने हमें देखने को मिल जाती है। अगले टॉपिक पे आते हैं, सेलेनियम टॉक्सिसिटी इन पीडीएस वीट। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो एक्चुअल में ना एक सर्वे किया गया, कहाँ पर सर? महाराष्ट्र के अंदर जो शिगांव तालुका है यहाँ पर ना ऐसा देखा गया कि जो लोगों के बाल थे ना वो काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे थे, हेयर लॉस हो रहा था उनको। तो फिर देखा गया कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का। तो इसके पीछे का कारण पाया गया क्या है? सेलेनियम। सेलेनियम उनकी बॉडी में ज़्यादा देखने को मिला। अब ये सेलेनियम कहाँ से आया उनकी बॉडी के अंदर? क्या हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है सेलेनियम? नहीं, हमारी बॉडी तो सर सेलेनियम प्रोड्यूस नहीं करती। फिर कैसे आया? सर हम जो खाना खाते हैं ना, डाइट, उस डाइट से हमारे पास हमारी बॉडी में सेलेनियम जाता है, ठीक है। और सेलेनियम ना हमारी बॉडी को चाहिए होता है, पर चाहिए होता है केवल और केवल ट्रेस अमाउंट के अंदर। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही छोटी मात्रा के अंदर हमें चाहिए होता है। जैसे WHO ने ना यहाँ पे लिमिट भी बता रखी है कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 400 माइक्रोग्राम पर डे, इससे ऊपर सेलेनियम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होता है। पर यहाँ पर जब ये सर्वे किया गया महाराष्ट्र के अंदर, तो ऐसा पाया गया कि लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, लोगों के अंदर बॉडी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सेलेनियम है। ऐसा कहाँ से आ गया? द आंसर वाज कि उनके खाने से आया। पर खाना ऐसा क्या खा लिया इन लोगों ने कि इतना ज़्यादा सेलेनियम है उस पर्टिकुलर खाने के अंदर? देखो इन सब ने खाई थी पीडीएस वाला जो वीट होता है। पीडीएस तो समझती है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो वीट मिलती है वहां पे, राइट। अब उस वीट के अंदर बहुत बहुत ज्यादा सेलेनियम था। अब उन्होंने सबने वो खाया तो सबके बॉडी में सेलेनियम चला गया, तो सबके बाल झड़ गए। है कि नहीं? दिक्कत वाली बात है ये, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात है ना। और मेरे से बेटर कौन ही समझेगा इस बात को। बट एनीवेज, तो पॉइंट ये सामने निकल के आया कि चलो सेलेनियम लोगों की बॉडी में जा रहा है, पर सेलेनियम वीट के अंदर कैसे आया? देखो आप समझो, जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वहां पर तो सेलेनियम हो सकता है ना। तो ये मिनरल जो है सेलेनियम, ये कहाँ पाया जाता है? ये तो सॉइल के अंदर ही पाया जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो सॉइल थी वहां पर, जहां पर भी वीट को उगाया गया होगा, वहां सेलेनियम ज्यादा था, वहां पे वीट के वहां की सॉइल के अंदर। एंड उस तरह से मूव करता करता अकॉर्डिंगली लोगों के खाने तक पहुंच गया, एंड जिस वजह से लोगों के बाल यहाँ पे झड़ते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सेलेनियम आपको अर्थ क्रस्ट में देखने को मिल जाएगा। अक्सर ये सल्फर कंटेनिंग मिनरल्स के एसोसिएशन में देखने को मिलता है, और ये असेंशियल ट्रेस एलिमेंट है। एंड ये आपको सीरियल्स, मीट, फिश, ठीक है, ये प्रिंसिपल सोर्स होते हैं। थोड़ा बहुत चाहिए होता है सेलेनियम, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अलग ही लेवल के ऊपर हो जाए। अगर जब बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, तो उसके सेलिनोसिस हो सकता है, जिससे हेयर लॉस हो सकते हैं, ब्रिटल नेल्स हो सकते हैं, नौशिया हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी सेलेनियम का इस्तेमाल भी अलग अलग सेक्टर्स में किया जाता है, जैसे ग्लास मेकिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इसका हो गया, रबर इंडस्ट्री भी इसका इस्तेमाल करती है। बट डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट इसके काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये सेलेनियम टॉक्सिसिटी इन पीडीएस वीट, आई होप आपको ये मुद्दा अंडरस्टैंड कर गया होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, इलेक्शन कमीशन एक्शन ऑन डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर्स। देखो हालांकि हमने एक दिन छोटा सा इसके बारे में डिस्कशन किया था, बट पॉइंट ये है ना, ये मुद्दा बढ़ता बढ़ता और बढ़ता जा रहा है। और इनफैक्ट ना, यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो सरकार है, उन्होंने इसको इलेक्शन कमीशन स्कैम का नाम दे दिया है। तो थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो, एक चीज़ होती है ईपीआईसी। ईपीआईसी क्या है? देखो जैसे हमारे पास ना अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का आधार होगा, किसी का पैन होगा, तो हमारे आधार नंबर होते हैं ना, जैसे किसी का मान लो 989681042239 ऐसे मान लो किसी का आधार है, ये 12 डिजिट का होता है आधार, है ना। आप सब लोग जानते होंगे। वैसे पैन नंबर होता है लोगों का। उसी तरह से ईपीआईसी होता है, इलेक्टोरल
फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ये 10 डिजिट का होता है और ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे और आपका न्यूमेरिक नंबर्स भी होंगे। जैसे आपका पैन कार्ड होता है ना, उसमें कुछ अल्फाबेट भी होंगे, कुछ आपके नंबर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हर रजिस्टर्ड वोटर को यहाँ पे इस तरह से ईसीआई आपका असाइन करता है। अब आप नोटिस कर पाओगे इलेक्शन के समय पहचान पत्र की तरह यहाँ पे काम करता है। पर ध्यान ये रखना कि जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, वो अपने एरिया के अंदर या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही वोट कर सकता है, वो और कहीं पर वोट नहीं कर सकता। ठीक है। अब ये जो सारा का सारा काम कौन देखता है? सर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही जिम्मेदारी बनती है इनको मेंटेन, अपग्रेड और जो इलेक्टोरल रोल होता है उसको, उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करने की। पर अभी मुद्दा पता क्या आया? मुद्दा ये आया कि यार एक ही पर्सन, मतलब एक ही पर्सन नहीं, सॉरी, जो ईपीआईसी है ना, वो मल्टीपल लोगों का सेम है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना 10 डिजिट नंबर, ये एक बंदा मान लो वेस्ट बंगाल के अंदर रहता है, उसका भी सेम है। कोई बंदा महाराष्ट्र के अंदर रहता है, उसका भी सेम है। कोई बंदा आपका हरियाणा के अंदर रहता है, उसका भी सेम है। तो ईपीआईसी नंबर सेम कैसे हो सकता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि ये मान लो आधार नंबर है। भाई ये मेरा आधार नंबर है, ये कोई ऐसा छोड़िए कि महाराष्ट्र वाला बंदा बोलेगा ये मेरा भी सेम आधार नंबर है। तो ये तो गड़बड़ है, कुछ फेक है, कुछ फ्रॉड हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये मुद्दा फिर आया सामने। बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत करी कि मल्टीपल लोगों का यहाँ पर ईपीआईसी नंबर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर ईसीआई ने बोला कि यार कुछ समस्याएं जरूर आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले पता क्या होता था? पहले मैन्युअली डेटा एंट्री करी जाती थी, अपने हाथों से लोग अपना डेटा एंट्री करते थे, कि कोई नया बंदा आया है। उस वजह से मैनुअल एंट्रीज की वजह से कई बार कुछ समस्याएं आ सकती हैं कि मल्टीपल लोगों का ईपीआईसी सेम आया हो सकता है। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया है कि चिंता मत करो, अगर ईपीआईसी सेम भी है ना, हम उसको पहली बात तो अपडेट करवा देंगे, एक्यूरेट करवा देंगे अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है। प्लस एट द सेम टाइम ध्यान ये रखना, ऐसा नहीं है कि अगर ईपीआईसी लोगों का सेम आ गया तो मल्टीपल लोग फ्रॉड वोटिंग कर देंगे। नहीं, वोटिंग के समय के ऊपर ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने वो चीज इंश्योर करके रखी हुई है। ईपीआईसी नंबर सेम आ गया होगा, हाँ बात सही है, उसको ठीक करवा दिया जाएगा। बट ये मत समझना कि फ्रॉड या फेक लोगों ने वोट डाल दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये ईसीआई ने यहाँ पे अश्योर कर दिया है। एंड इनफैक्ट ना ईसीआई के पास एक एरोनेट है। एरोनेट क्या है? इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है जहां पर पूरा पूरा प्रोसेस हैंडल किया जाता है इलेक्शन ऑफिशियल के द्वारा, कि कैसे वोटर का रजिस्ट्रेशन होगा, माइग्रेशन डिलीशन वगैरह होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे इनके द्वारा देखी जाती हैं। तो ये आप नोटिस कर पाओगे, ये यूनिफाइड डेटाबेस है। पहले क्या होता था? पहले हर पर्टिकुलर स्टेट अपने अपने हिसाब से बनाती थी, तो पहले इसलिए दिक्कतें आती थी। पर अब यहाँ पे सिंगल यूनिफाइड डेटाबेस हमने बना दिया है, जो कि 14 लैंग्वेजेस एंड 11 स्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। एंड इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इनफैक्ट इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया गया है, ताकि फोटो सिमिलर एंट्रीज या डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज को हम यहाँ पे नोट कर पाएं, एंड वोटर लिस्ट हमारे पास जो हो बिल्कुल सही हो, ऐसा यहाँ पर ईसीआई का कहना है। एंड इनफैक्ट ना हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, वो भी यहीं पे इंश्योर करता है कि इलेक्टोरल रोल एक्यूरेसी मेंटेन रहे, एंड एरोनेट उसी तरह से यहाँ पे काम करता है। एंड इनफैक्ट ईसीआई के द्वारा एरोनेट 2.0 प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो इंश्योर ये करेगा कि अब सबके पास यूनिक ईपीआईसी नंबर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेम ईपीआई नंबर मल्टीपल लोगों के पास जा रहा है। ऐसा कुछ अभी एग्जिस्ट कर भी रहा है, तो उसको बहुत जल्दी उनको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, एंड एक पर्सन एक ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट कर पाएगा। ऐसा यहाँ पे ईसीआई ने यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया है। राइट। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो एंड बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था एसएलपी के बारे में। एसएलपी हमने पढ़ा था, काफी डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर कह रहा है कि ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नहीं, मैंने डिस्कस किया था ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका इंटरेक्ट बन जाएगा। मिष्टी स्कीम की बात करें तो 2023 में लॉन्च हुई थी, यस, ताकि मैनग्रोव प्लांटेशन को हम और बेहतर बना पाएं, यस। एंड साथ साथ वहाँ पे इनकम भी लोगों को लोकल लैंग्वेज जनरेट हो, ये भी यहाँ पे फोकस है। थर्ड की बात करें, श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर नहीं, बल्कि आपको ये आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। एंड बॉन्ड सेंट्रल की बात करें तो इसको आरबीआई ने नहीं, बल्कि आपकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।